हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुमित। ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड हमने पीछे 5 लेक्चर हैं, उनमें देखा था कि ग्रुप थ्योरी वास्तव में क्या है, उसको डिफाइन करने की कोशिश की थी। और ग्रुप थ्योरी में जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं और सिमेट्री ऑपरेशंस हैं उनको हमने 1 बाय 1 विद एग्जांपल्स पढ़ा। और आपको काफ़ी हद तक ये सारी जो भी इनसे सिमेट्री एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न थे वो सारे मैं समझ रहा हूँ दूर हो गए होंगे। लेकिन ग्रुप थ्योरी में आगे बढ़ने के लिए, पॉइंट ग्रुप तक जाने के लिए, या उसके बाद ग्रेट ऑर्थोगोनल थ्योरम अप्लाई करने के लिए, या और आगे ग्रुप थ्योरी को अपन आगे लेके जाएंगे, तो हम देखेंगे कि ग्रुप थ्योरी में हमें कार्टेशियन सिस्टम है, जो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या रिलेशन है ये भी देखना ज़रूरी होगा। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे और उनसे सिमेट्री एलिमेंट्स का रिलेशन हम एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस भी इसमें देखेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये जो लेक्चर है ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने में और उसको कैसे सिमेट्री एलिमेंट के साथ अप्लाई करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, वो सब समझ में आएगा। तो देखिए, इट इज़ ऑलवेज कन्वीनियंट टू प्लेस ए मॉलिक्यूल इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट XYZ से डिनोट करते हैं सिस्टम एंड डिफाइन इट्स सिमेट्री एलिमेंट। यानी किसी भी मॉलिक्यूल की सिमेट्री एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कन्वीनियंट करना होगा। द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेस्ड इन सच ए वे दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मॉलिक्यूल को हमें इस प्रकार से क्या करना है, प्लेस करना है कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कोइंसाइड्स विथ ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम को जैसे हम यूं अप्लाई करते हैं, यूं लिखते हैं, तो ये जो ओरिजिन है यहां पर, तो द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेस्ड इन सच ए वे दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मॉलिक्यूल कोइंसाइड्स विथ ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, प्लेस्ड होनी चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर रहनी चाहिए उस मॉलिक्यूल की। अब हम देख रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ इन्वर्जन है या इन्वर्जन सेंटर जिसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ रिलेशन देख रहे हैं। ऑलवेज लाइज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड इज ऑलवेज लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम। तो इन्वर्जन सेंटर कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल का इन्वर्जन सेंटर कहाँ होना चाहिए, जहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन हो रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, वहाँ पर मॉलिक्यूल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहनी चाहिए और वहाँ पर ही उसका क्या होना चाहिए, इन्वर्जन सेंटर होना चाहिए। नेक्स्ट हम रिलेशन जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का किसके साथ देख रहे हैं, रोटेशनल एक्सिस, चाहे वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर, इन दोनों के साथ हम देखेंगे, प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो। तो देखो जेड एक्सिस, सबसे पहले जेड एक्सिस को डिफाइन कर रहे हैं। इफ देयर इज ओनली वन रोटेशनल एक्सिस ऑफ द सिस्टम इट इज टू बी टेकन एज कोलिनियर विथ जेड एक्सिस। ये क्या कह रहा है, इफ देयर इज ओनली वन रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री इट इज टू बी टेकन एज कोलिनियर विथ जेड एक्सिस। यानी जैसे ये H2 ले रहे थे, इसके अंदर एक ही रोटेशनल एक्सिस है, ये रोटेशनल एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस को भी हमें यूं इमेजिन करना है, इसी को जेड एक्सिस लेना है, इसके साथ कोलिनियर हो गई। यही बात यहां पर कह रहा है, जेड एक्सिस की कब, जब हमारा मॉलिक्यूल क्या हो, मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो, एक ही रोटेशनल एक्सिस हो, केवल एक ही रोटेशनल एक्सिस हो, तो उस मॉलिक्यूल में जो जेड एक्सिस है वो उस रोटेशनल एक्सिस के कोलिनियर होनी चाहिए। आगे देखो, इफ देयर आर मोर देन वन एक्सिस, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एक्सिस हैं, द हाईएस्ट फोल्ड और प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस इज टू बी सेलेक्टेड एज जेड एक्सिस। यानी अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एक्सिस हैं तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो जेड एक्सिस के थ्रू कोलिनियर होनी चाहिए। जेड एक्सिस जैसे ये है और प्रिंसिपल एक्सिस भी यही होनी चाहिए, और यही हमने जेड एक्सिस ली। तो अगर उस मॉलिक्यूल में क्या हो, मोर देन वन एक्सिस हो तब। इफ देयर आर मोर हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस, यानी हमारे पास में क्या है,
हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस, जैसे मान लो किसी मॉलिक्यूल में C5 हाईएस्ट है और उनकी संख्या 1 से ज़्यादा है। इफ देयर आर more highest fold axis, the axis containing more number of atoms should be considered as Z axis। उस केस में हमें हाईएस्ट वाली जिसमें मोर एटम कंसिडर्ड हो रहे हैं उसे जेड एक्सिस के थ्रू लेनी है। तो जेड एक्सिस का रोटेशनल एक्सिस के साथ आपने रिलेशन देखा। सबसे पहले तो क्या देखा कि अगर उसमें एक ही रोटेशनल एक्सिस है तो वो जेड एक्सिस के कोलिनियर होगी, अगर उसमें एक से ज़्यादा है तो हाईएस्ट फोल्ड वाली होगी, और अगर हमारे पास में हाईएस्ट फोल्ड वाली भी एक से ज़्यादा है तो वो वाली हाईएस्ट फोल्ड वाली जेड एक्सिस के कोलिनियर होगी, जिसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ मोर एटम्स कंसिडर हों। नेक्स्ट है एक्स एंड वाई एक्सिस। इफ मॉलिक्यूल इज प्लेनर, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि स्लाइड बनाने के बाद ये मिक्सिंग हो गई है। इफ मॉलिक्यूल इज प्लेनर एंड इफ द जेड एक्सिस लाइज in this plane, then x axis is taken to be chosen as perpendicular to this plane. Y axis lies in the plane of molecule, so that YZ Cartesian plane now represents molecular plane। देखो हमने H2O का यहाँ पर केस लिया है, एक बार इसको ऊपर लिखते हैं हम। ये H2O लिया, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि ये तो हमारी Z एक्सिस है। ये कह रहा है इफ मॉलिक्यूल इज प्लेनर, प्लेनर के केस में एक्स और वाई को हम कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, जेड एक्सिस तो ये ले ली हमने, पहले ही ले ली, लेकिन अब प्लेनर है मॉलिक्यूल, तब एक्स और वाई एक्सिस कौन सी होंगी, उनका सिमेट्री एलिमेंट्स के साथ क्या रिलेशन होगा, और अगर वो नॉन प्लेनर है तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम प्लेनर देख रहे हैं, H2O हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये तो हमने कहा जेड एक्सिस है या नहीं है जेड एक्सिस, और साथ ही ये भी कह रहे हैं देन एक्स एक्सिस इज चूजन एज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, एक्स एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी, ये वाली होगी, और वाई एक्सिस है ये इन द प्लेन वाली होगी, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड वाई एक्सिस लाइज इन द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, सो दैट वाई जेड कार्टेशियन प्लेन नाउ रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूलर प्लेन। तो अगर हमारा मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उस केस के अंदर वाई जेड जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं, वाई जेड जो कार्टेशियन प्लेन है वो मॉलिक्यूल की प्लेन को डिफाइन करेगी। देखो ये वाई और ये जेड और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ H2O के केस में वाई जेड क्या हो गई, मॉलिक्यूल की प्लेन हो गई। अब नेक्स्ट देखो, इफ द मॉलिक्यूल इज प्लेनर, मॉलिक्यूल प्लेनर तो है, एंड द जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, लेकिन जेड एक्सिस जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, B2Cl4 है, ये इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर है। जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये जेड एक्सिस है जिसको यहां हमने यूं डिनोट किया है, ये इस बोर्ड के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ऊपर से नीचे जा रही है। देन एक्स एक्सिस इज चूजन एज पासिंग थ्रू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो इस केस में हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस कौन सी लेनी है, एक तो ये एक्सिस होगी और एक ये एक्सिस होगी। तो इनमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम से कौन सी गुजर रही है, दो बोरोन से ये वाली गुजर रही है, इसलिए ये तो क्या हो गई, एक्स हो गई, इसके परपेंडिकुलर जेड थी तो ये ऑटोमेटिक ही क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। और इस प्रकार हमने देखा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर B2Cl6 के अंदर हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या थी, C2Z थी, जिसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस लिया था, और हमने कहा भी था प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, जो जेड एक्सिस के थ्रू गुजर रही है। And C2x and C2y are then the secondary axis which are lies in the plane of the molecule and are perpendicular to unique C2z principal axis। एक ही C2z principal axis है और उसके दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है। और इस मॉलिक्यूल का प्लेन जो है, मॉलिक्यूल का प्लेन जो है वो कौन से कार्टेशियन से शो हो रहा है, x और y। तो यहाँ भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। नेक्स्ट हम
कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस देख रहे हैं जिनको हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, इन्वर्जन सेंटर हो या इम्प्रॉपर एक्सिस हो। इम्प्रॉपर एक्सिस में हमने लिया भी था कि आइडेंटिटी कहाँ आ रही थी वगैरह वगैरह। तो इन सब को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस CN है, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस CN है। n का मान कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। एक तो तब होगा जब उसके अंदर क्या होगा, और कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं हो, तो उसमें आइडेंटिटी तो होगी। तो देखो, मान लो उस मॉलिक्यूल में CN का मान कितना है, जैसे C3 है, इमेजिन करना है CN है वो C3 है। तो यहां पर हम देखेंगे कि C3 1, C3 2 और C3 को 3 टाइम अप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आती है। यानी हमने N को N टाइम अप्लाई किया, N को N टाइम, ये C4 हो तो C4 4 हो सकता है। तो CN को N टाइम अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल में क्या आएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी। यानी CN N है वो किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी के इक्वल होगा। और यहाँ पर हम ये भी देखना जरूरी है कि N का मान इवन या ओड कुछ भी हो सकता है। यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मान कुछ भी हो, इवन हो या ओड हो, लेकिन उसको N टाइम अप्लाई करेंगे तो उस मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी हमें मिल जाएगी। सेकंड रिलेशन है प्लेन ऑफ सिमेट्री का। तो देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री के केस में आपको ये ध्यान देना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे यही H2O लिया था हमने, एक बार अप्लाई की तो क्या होगा, यूं होगा। दोबारा अप्लाई की, वापस आइडेंटिटी आ गई। तीसरी बार अप्लाई की, वापस वो की वो सिग्मा मिल गई। तो जब सिग्मा की वैल्यू, n की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी तो मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी आएगी, लेकिन ओड होगी तो ऐसे लगेगा कि 1 टाइम सिग्मा को अप्लाई किया है। यानी सिग्मा के ऊपर n का मान ओड है तो वो सिग्मा 1 के इक्वल होगा। थर्ड बात आती है इन्वर्जन सेंटर। इन्वर्जन सेंटर को हम इवन टाइम अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी आ जाएगी, और ओड टाइम अप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर रहेगा, इन्वर्जन सेंटर के बराबर ही रहेगा। सॉरी, वो सिग्मा के इक्वल हो जाएगा। जैसे उसमें सिग्मा अप्लाई किया हो तो इधर वाले इधर चले गए, इधर वाले इधर चले गए, वैसे ही होगा। तो ये यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट बात यही निकलेगी कि चाहे सिग्मा हो, चाहे इन्वर्जन सेंटर हो, चाहे SN हो, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, चाहे इन्वर्जन सेंटर हो, चाहे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, तीनों ही केस में n का मान ओड होगा तो वो सिग्मा के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री के इक्वल होंगे। और इसी प्रकार SN को भी देखें, हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को n टाइम अप्लाई करेंगे। अगर n का मान इवन है, n का मान इवन है तो मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी मिलेगी, और n का मान इवन नहीं है तो हमें क्या मिलेगी, सिग्मा प्लेन के इक्वल हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी समझने की कोशिश की, और उसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस को भी समझने की कोशिश की, जो कि ग्रुप थ्योरी के आगे के पोर्शन को समझने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और इसके बाद हम पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट जो थ्योरी हैं उनको समझेंगे, और फिर उसके बाद हम पॉइंट ग्रुप पे चलेंगे। पॉइंट ग्रुप समझ में आने के बाद आपको ग्रुप थ्योरी का बेसिक कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आगे की ग्रुप थ्योरी को पढ़ने के लिए भी नहीं रहेगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, जैसा मैंने कहा आपको, पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड मैथमेटिकल जो भी थ्योरीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।